हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बुद्धि टॉपिक है उसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, पार्ट 1 हमने जो पिछली वीडियो में बना दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 2 में हम जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। देखिए, एक कारक जो सिद्धांत है, मतलब कि इसको पहली बात तो दिया किसने, तो इसका प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड बिने नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब इन्होंने एक कारक सिद्धांत में बताया कि बुद्धि जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। चाहे हम कोई सा भी काम करें, अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, सारे काम में जो है बुद्धि एक ही प्रकार की होती है जो सभी प्रकार के कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐसी केंद्रीय शक्ति है जो हमारी सभी मानसिक क्रियाओं का संचालन करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को बहुत अच्छी तरह से करता है तो दूसरा काम भी उतनी ही अच्छी प्रकार से कर सकेगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से, अगर कोई मैकेनिक है, वो उस काम में वो कुशलता है, कौशल अच्छा है उसका मैकेनिक में, तो दूसरा व्यक्ति भी उस मैकेनिक के काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो काम जो मैकेनिक जानता है वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अपनी जो मैकेनिक के पास हम अपने व्हीकल सुधारने के लिए ले जाते हैं, वो काम हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन हम में तो वो कौशल है नहीं। तो फिर ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। इस सिद्धांत को जो है सर्वमान्य नहीं हो पाया था, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाता है तो दूसरा व्यक्ति मंद बुद्धि क्यों रह जाता है। फिर दूसरा भी उतना ही कौशल होना चाहिए पढ़ने में, उतना ही कुशल सफल होना चाहिए पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर जो एक कारक सिद्धांत है वो फेल हो गया, ठीक है। अगला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। देखिए, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत को 1904 में दिया था ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन साइंटिस्ट इन्होंने दिया था। अब इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य तत्व जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, और दूसरा विशिष्ट तत्व स्पेसिफिक एबिलिटी जिसको एस फैक्टर नाम दिया, ठीक है। अब सामान्य तत्व मतलब कि जिसमें सामान्य बुद्धि हो, सामान्य योग्यता हो, सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती है सामान्य बुद्धि जो होती है, ठीक है। हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, मतलब कि जो सामान्य तत्व है, सामान्य योग्यता जो है वो सभी व्यक्तियों में मौजूद रहती है, लेकिन अलग अलग मात्रा में, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और जो सामान्य बुद्धि है, सामान्य तत्व है, वो जन्मजात होता है। उसकी मानसिक योग्यता कैसी होती है, जन्मजात होती है, और जीवन की किसी भी अवधि में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब कि जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक आपका पूरा जीवन जो है उसमें इस सामान्य तत्व में इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। चाहे आपको कैसा भी वातावरण दे दिया जाए तो भी आपकी बुद्धि में, इसमें सामान्य बुद्धि जो सामान्य तत्व है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट तत्व। देखिए, विशिष्ट तत्व जो होता है ये अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। मतलब कि इसको जो है वातावरण में रह करके जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो वो एक तरीके का स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है, अर्जित करने वाली बुद्धि है। एस कारक से तात्पर्य है प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, कुछ स्पेसिफिक करने की हमें जो जरूरत होती है वो क्या होती है, स्पेशल एबिलिटी के अंतर्गत आती है, विशिष्ट तत्व के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कार्य करने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा अलग काम हो गया स्पेसिफिक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो ये आपका अलग अलग स्पेसिफिक काम है, ठीक है। कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती। ये जो विशिष्ट तत्व है ये सबके लिए अलग अलग होता है, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती। एक व्यक्ति एक कार्य के लिए कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्यों के लिए उसी कारक की मात्रा कम हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझ में पढ़ाने वाला कारक अधिक है, पढ़ने वाला कारक थोड़ा कम है। उसी तरीके से आप में पढ़ने वाले कारक ज़्यादा है, आप किसी को और पढ़ाओगे तो वो कारक आप में अभी कम विकसित है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगली बात करें हम कि एस कारक जो होता है वो व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
प्रशिक्षण देकर एस कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जो सामान्य तत्व था उसको हम जो है प्रशिक्षण देकर या वातावरण के द्वारा वातावरण में चेंज करके हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी तरीके के स्पेसिफिक जो एबिलिटी इसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो जी कारक है, जो सामान्य तत्व है, वो तो एक तरफ गोले में, मतलब कि जो कि सभी में सामान्य तरीके से पाया जाता है, लेकिन किसी में S1 स्पेसिफिक जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। S1, S2, S3, S4, S5, S6, तो मतलब स्पेसिफिक बुद्धि की मात्रा सब में अलग अलग होती है, सब में एक विशिष्ट कार्य करने की बुद्धि अलग अलग होती है। जी भी बुद्धि जो होती है सब में होती है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जी जो होती है वो जन्मजात होता है, जी फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा टू फैक्टर थ्योरी। अगला है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। जो थर्स्टन साइंटिस्ट है, इसने जो समूह कारक सिद्धांत दिया और इसने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार कई प्रकार की योग्यताएं जो होती हैं उनका मिश्रण होता है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। और थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में जो 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया। कौन कौन सी क्षमताएं हैं? शाब्दिक अर्थ क्षमता, मतलब शब्दों की, कि शब्द है उसका अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कई वीडियोज में कि घर और मकान में अंतर क्या क्या होता है। देखिए, घर में जो होते हैं फैमिली के सदस्य रहते हैं परिवार के, तो वो घर माना जाता है, लेकिन मकान जो होता है उसमें कोई सदस्य नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है उसकी भाषा के शब्दों पर कितनी अच्छी पकड़ है, वो शब्दों को कितना अच्छी तरीके से स्पष्टता से बोल सकता है। ठीक है, अगली है स्थानिक क्षमता, स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी जैसे आपने देखा होगा पायलट, नाविक जो होते हैं जहाज चलाते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि हमें आगे किस दिशा में मुड़ना है, ये थोड़ी कि कैसे भी चला लेंगे। तो इस तरीके से जो स्पेशल एबिलिटी, आपने जिग जैग बाइकर देखे होंगे, उनको जो है एंगल थोड़ी निकालने बैठते हैं कि इस तरीके से हम जो है स्केल से मापेंगे कि इतने एंगल पर हमें इस कर्व से काटनी है बाइक को, लेकिन उनमें क्या होती है स्पेशल एबिलिटी होती है, इसलिए तो वो घुमाव पे जो होता है टर्न पे भी बहुत तिरछी कर देते हैं बाइक को, तो वो होती है स्पेशल एबिलिटी उनमें। अगली है अंकीय क्षमता, मतलब कि अंकों की कैलकुलेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अंकों की एबिलिटी। तार्किक क्षमता, लॉजिकल मैथ्स की जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी होती है। स्मृति, मेमोरी एबिलिटी, मेमोरी भी जो बहुत अच्छी होती है उनकी। ठीक है, मेमोरी स्मृति में जो है कोई भी चीज़ एक बार जो है या पढ़ ली समझ ली तो वो याद रह जाती है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, परसेप्चुअल मोटर एबिलिटी, मतलब शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। थर्स्टन ने इन 7 जो क्षमताएं हैं इनको जो अपने सिद्धांत में दिया, वर्णन किया, इन योग्यताओं का मिश्रण दिया है। ठीक है, तो ये हो गया थर्स्टन का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। अब अगला है बहुकारक सिद्धांत। और इस सिद्धांत जो बहुकारक सिद्धांत है इसको जो है थॉर्नडाइक ने दिया था 1926 में दिया था। कब दिया था? थॉर्नडाइक ने 1926 में दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं में सह संबंध का कारण जी कारक नहीं होता, बल्कि इन क्रियाओं के बीच कई उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि अब सभी में जी कारक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सोचने समझने की, जो संज्ञान करने की, विचार करने की जो संबंध है उनमें जी कारक का महत्व नहीं होता, बल्कि कई जो उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी समझ होगी, तो ये क्या है? एक उभयनिष्ठ तत्व हो गया। ठीक है, संज्ञानात्मक क्रियाओं में जितने अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे उनके बीच का सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इनके अनुसार कुछ मानसिक कार्य ऐसे होते हैं जिनके तत्वों या कारकों में उभयनिष्ठ कम होती है। कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ नहीं होती, जैसे जी कारक ही है, क्योंकि उभयनिष्ठ का कारक में जी कारक का कोई महत्व नहीं होता उभयनिष्ठ में। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, अभी तक तो आपसे सीटेट के एग्जाम में यही पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए आगे भी कि जी कारक का महत्व होता है या नहीं, तो वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अभी तक तो सिर्फ जो कौन सा सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया इनका मिलान पूछा था, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते ताकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। अगला सिद्धांत है त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। अब देखिए 3 डायमेंशनल थ्योरी को सबसे पहले तो जो गिलफोर्ड ने दिया था 1967 में दिया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को नाम दिया है 3 डायमेंशनल थ्योरी को। गिलफोर्ड के अनुसार कुछ बुद्धि जो होती है, बुद्धि प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं की संरचना है।
ठीक है। गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि में सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुसज्जित किया। सभी तत्व जो जो हैं उन तत्वों को 3 तत्वों में विभाजित कर दिया, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, इनमें बांट दिया। अब देखिए इन्होंने जो है एक घनाभ की आकृति पर दिया था, तभी तो इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं। इन्होंने एक घनाभ की आकृति ली, इसमें क्या किया इस घनाभ की थ्योरी पे इन्होंने एक तरफ जो है संक्रिया को, एक तरफ उत्पाद को और एक तरफ विषय वस्तु को रख दिया। तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे इन्होंने संक्रिया को रखा, इस वाले पे विषय वस्तु को रखा और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे विषय वस्तु को रखा। ठीक है, अब संक्रिया क्या क्या होती हैं? देखिए संक्रिया में यहाँ पर आपको बताया गया है कि संक्रियाएं जो होती हैं ऑपरेशंस, इन संक्रियाओं में तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक क्रिया संक्रिया के प्रक्रिया के स्वरूप से होता है कि व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता कितनी है, व्यक्ति कितना अच्छे तरीके से सोच पाता है। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने यहाँ पर जो है इस मानसिक क्षमता को जो 5 भागों में विभाजित करती है, मतलब संक्रिया जो है सोचने की क्षमता जो इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है संज्ञान, मतलब कितना जो है वो सोच पाता है, विचार कर पाता है किसी चीज़ के बारे में। दूसरा है स्मरण, वो कितना जल्दी सोच पाता है। ठीक है, तीसरा है अभिसारी चिंतन, संकीर्ण सोच छोटी सोच का होता है। अपसारी चिंतन विस्तृत सोच का होता है, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स होता है क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अभिसारी चिंतन में एक क्वेश्चन का आंसर लिमिट में होता है। जैसे कि आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो वो हो गया अभिसारी चिंतन। लेकिन आपसे पूछा कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, तो वो हो गया अभिसारी चिंतन। और एक मूल्यांकन, सब जब बच्चा ज्ञान ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, अगला है विषय वस्तु तत्व। देखिए विषय वस्तु कंटेंट के बारे में क्या क्या है कि समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, जो जो सामग्री हमें चाहिए उसे हम विषय वस्तु कहते हैं। जैसे कि आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारपरक, मतलब कि हमें आकृति की जरूरत होती है। मैथ के कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें आकृति बनानी पड़ेगी, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्किल हो। संकेत भी एक तरीके का होता है मैथ्स में, क्योंकि प्लस माइनस गुणा भाग ये सब क्या है, संकेत हैं। शब्दों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है चाहे किसी भी समस्या समाधान हो, और व्यवहार की भी ज़रूरत है। जब तक हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 विषय वस्तु के जो कि समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। अगला जो तत्व है वो है उत्पाद। उत्पाद को गिलफोर्ड ने परिणामों को 6 भागों में बांटा। देखिए इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और प्रयोग। इकाई एक छोटी इकाई होती है, जैसे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम वर्ण। ठीक है, उस तरीके से वर्ग होता है फिर इकाई से थोड़ा बड़ा। संबंध की हम जो 2 चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि संबंध बताओ, तो क्या हम उनके बारे में संबंध बता पाते हैं या नहीं। ठीक है, प्रणाली, प्रणाली जो होती है एक तरीके से किसी चीज़ का फॉर्मेट बनाना, जैसे कि अभी आपने कोई प्रैक्टिकल किया तो उसकी सारणी बनाना जो है प्रणाली है। प्रत्यावर्तन, चीज़ों को उल्टना पलटना, और एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, तो ये आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल थ्योरी जो गिलफोर्ड ने दिया था, त्रिआयामी सूत्र सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है। अगला सिद्धांत है यहाँ पर तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब तरल व ठोस बुद्धि कैसे कैसे होती है, देखिए पहली बात तो इसका सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत का कैटल ने किया था। तो कैटल ने बुद्धि को 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया, एक तरल और एक ठोस बुद्धि में। तरल बुद्धि में क्या कहा कि तरल बुद्धि का निर्धारण आनुवांशिक तथ्यात्मक होता है, मतलब कि जन्मजात होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में अधिक होता है, और जो सबसे अधिक जो तरल बुद्धि का विकास होता है वो कब होता है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस में, स्टेज में होता है। ठीक है, अगला है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि, जिन्हें व्यक्ति अपनी जिंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। जिस तरीके से जो सामान्य बुद्धि का उपयोग करके हम जो विशिष्ट बुद्धि को अर्जित करते थे, उसी तरीके से जो यहाँ पर तरल बुद्धि का उपयोग करके हम ठोस बुद्धि को अर्जित करते हैं। और ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में होता है। ठीक है, जब बच्चे 18 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं तो उस स्टेज में जो है ठोस बुद्धि का विकास होता है। और जबकि किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष की जो होती है, उसमें तरल बुद्धि का विकास
होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बुद्धि के 6 सिद्धांत पढ़ लिए और अगली जो वीडियो है वो आएगी हार्वर्ड गार्नर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उस पर स्पेशली आएगी, क्योंकि वो थ्योरी थोड़ी बड़ी है तो हम उस पर स्पेशली जो है एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।